तो बेटे ऑलरेडी ना हमने लास्ट टाइम ना कैलरीमीटर किया, लास्ट लेक्चर में वाटर इक्विवेलेंट पढ़ा, वाटर इक्विवेलेंट में न्यूमेरिकल भी किया, ठीक है। अब हमारा फेज चेंजेस के ऊपर टॉपिक रह गया होगा, ठीक है, लास्ट टॉपिक। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जैसे मेल्टिंग, मेल्टिंग को क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं, फ्रीजिंग, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। तो फेज चेंज, देखो फेज कौन कौन से हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। वैसे तो 5 फेजेस होते हैं, इसमें हमारे प्लाज्मा स्टेट भी आती है, बोस आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट भी आता है, बीईसी। बट अभी हम सिर्फ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ही पढ़ेंगे। तो अगर फेज चेंज सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा तो मेल्टिंग, फ्यूजन कहते हैं, इसकी रिवर्स प्रोसेस को सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, फ्रीजिंग की फिक्स्ड है, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम नहीं आने वाले। फिर वेपराइजेशन आ गया कि वेपराइजेशन एंड लिक्विफिकेशन ये दोनों रिवर्स होते हैं। अच्छा, फेज चेंज हम लिक्विड टू वेपर्स को वेपराइजेशन कहते हैं। इसमें प्रॉब्लम आती है, वेपराइजेशन प्रोसेस दो टाइप की होती है, एक होती है बॉइलिंग, एक होती है वेपोरेशन, ठीक है। कुछ चीजें याद रख लो, बॉइलिंग अक्कर एट यूनिक टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर, वेपोरेशन अक्कर एट एनी टेम्परेचर, ठीक है। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेना, मींस बॉइलिंग में जब टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाता है तो कंटेनर रहता है, तो टॉप मोस्ट लिक्विड मॉलिक्यूल भी बॉयल हो सकता है, बॉटम वाला भी बॉयल होकर बाहर आ सकता है, इन बिटवीन कोई भी बाहर आ सकता है। इट इज नॉट मैंडेटरी कि टॉप सरफेस वाले मॉलिक्यूल भी बाहर आएंगे जब बॉइलिंग होती है, ठीक है। इट इज अ बल्क फिनोमेना, बट इवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना। जो मॉलिक्यूल सरफेस पे हैं बस वही इवेपोरेट होते हैं, अंदर वाले नहीं होते, किसी भी टेम्परेचर पे इवेपोरेशन होती है, ठीक है। तो ये हीट रिक्वायर्ड चेंज यूनिट मास ऑफ लिक्विड टू वेपर एट गिवन टेम्परेचर नोन एज हीट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। तो बाई चांस ये है कि पेपर पूछ ले कि हीट ऑफ इवेपोरेशन कौन सी होती है, ठीक है। तो अगर आपने 1 यूनिट मास का मीनिंग 1 ग्राम मास को वेपराइज करना है या 1 किलोग्राम को वेपराइज करना है, कितनी हीट देनी पड़ेगी, दैट इज हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। सब्लिमेशन आ गया नेक्स्ट। तो सब्लिमेशन आपको पता है क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्टली गैस जब कन्वर्ट हो जाती है तो क्या कहते हैं, सब्लिमेशन। अब जैसे ड्राई आइस है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्लास 9th में ना अपने वो चैप्टर था साइंस का, केमिस्ट्री का, जिसमें वो प्रॉपर एयर को सेपरेट करने की टेक्निक बताते हैं, बहुत बड़ी डायग्राम बनी हुई, जिसमें एयर में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को सेपरेट करते हैं। उसमें जब लो टेम्परेचर करते थे ना, बहुत कम टेम्परेचर कर देते थे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस डायरेक्टली किसमें कन्वर्ट हो जाती थी, क्रिस्टल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जबकि नाइट्रोजन ने क्या होना है, लिक्विफाई, ऑक्सीजन ने भी क्या होना है, लिक्विफाई, बट कार्बन ने क्या होना है, कार्बन डाइऑक्साइड ने सब्लाइम। तो याद रखो कि सब्लिमेशन कब होती है, पेपर में 1 मार्क ना असर्शन रीजन स्टेटमेंट आती है, अभी हमें ये पता सब्लिमेशन होती है क्या, बट सब्लिमेशन कब होती है, अगर बॉइलिंग पॉइंट किसी सब्सटेंस का उसके फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट से क्या हो गया, लेस हो गया, तो पहले क्या हो जाएगी, बॉइलिंग हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखना है व्हेन सब्लिमेशन अकर, व्हेन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन फ्रीजिंग पॉइंट। तो असर्शन रीजन स्टेटमेंट है, एमसीक्यू आ सकता है, ट्रू फॉल्स आ सकता है, ठीक है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो उसमें ये चीज आ सकती है कि बॉइलिंग पॉइंट अगर मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा है तो क्या होगा, मेल्टिंग। बॉइलिंग पॉइंट अगर मेल्टिंग पॉइंट से कम है तो क्या होगी, डायरेक्ट बॉइलिंग हो जाएगी, सॉलिड डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है, ठीक है। देखो लिखा होगा, अब पेपर क्वेश्चन आ सकता है आपको, आइस को अगर हम मून पे लेके गए तो आइस वाटर में मेल्ट करेगी कि डायरेक्ट गैस बन जाएगी, ठीक है। मून पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही नहीं है, ठीक है, प्रेशर बहुत लो है, तो वहां पे जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है उसके मेल्टिंग पॉइंट से भी क्या है, मेल्टिंग पॉइंट आइस का 0 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, तो बॉइलिंग पॉइंट 0 से भी लेस है, तो आइस डायरेक्टली मून पे जाके क्या होगी, सीधा ही वेपराइज हो जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पेपर में आता है 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चन, ठीक है, असर्शन स्टेटमेंट में आ सकता है, ठीक है। फिर बॉइलिंग, देखो वेपराइजेशन टॉपिक अलग मेंशन किया था और टॉप पे वेपराइजेशन अलग है ना, इट अकर्स एट एनी टेंपरेचर, बट बॉइलिंग अकर्स एट यूनिक टेंपरेचर। तो बॉइलिंग याद रखो, इट इज बल्क फिनोमेना। तो टेंपरेचर ऑफ लिक्विड इंक्रीज किया तो रेट ऑफ वेपरेशन इंक्रीज हो जाता है, ये कॉमन एग्जांपल है कि जब हमारे वेट क्लोथ होते हैं वो कब ड्राई होते जल्दी, अर्ली मॉर्निंग में क्या आफ्टरनून में, आफ्टरनून टेंपरेचर ज्यादा होता है ना, तो ये याद रखना स्टेटमेंट। स्टेज रीच्ड व्हेन बबल्स ऑफ द वेपर स्टार्ट फॉर्मिंग लिक्विड, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड व्हिच राइज टू द सरफेस एंड एस्केप। इसका मीनिंग क्या हुआ, ये कंटेनर है, टेंपरेचर अब इंक्रीज कर जा रहा है, एक टाइम आएगा जब टेंपरेचर इतना हो जाएगा कि नीचे से जो लिक्विड होंगे कहाँ जाएंगे, हीट होके सरफेस पे, तो सरफेस से क्या करेंगे, एस्केप कर जाएंगे। जब लिक्विड अंदर से ऊपर जाके एस्केप करता है तब क्या होती है, बॉइलिंग होती है, और जब से टॉप मोस्ट लिक्विड मॉलिक्यूल बाहर जाते हैं तब क्या होती है, वेपोरेशन। याद होना चाहिए, वेपोरेशन अकर एट एनी टेंपरेचर बट बॉइलिंग अकर एट यूनिक टेंपरेचर नोन एज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है।
So liquid boil में टेम्परेचर एट विच SVP नई टर्म आई है सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, ठीक है। तो ये इसके ऊपर 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि सैचुरेटेड वेपर प्रेशर क्या होता है। तो पहले मैं बता देता हूँ कि सैचुरेटेड वेपर प्रेशर क्या चीज है। अपनी कॉपी में लिख लो SVP, आपको बताऊँ जी इसके ऊपर 1 मार्क क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं देना होते हैं। जैसे सपोज करो ये बीकर है, बीकर में ना वाटर रखा होगा, बीकर ओपन है, तो क्या होगा कि ऊपर वाले मॉलिक्यूल जो होंगे यहाँ पड़े हुए हल्की हल्की सी ना विंड आ रही है, ब्रीज कहते हैं जिसमें से होते हैं ना ब्रीज, पता है ना आपको ब्रीज और विंड में डिफरेंस। ब्रीज बड़ी लो क्वालिटी होती है, स्मॉल स्पीड होती है। इस रूम में रूम अगर बंद है ना तो हवा फ्लो करे बट बड़ी कम है। अगर ये बीकर इस कमरे में रखेंगे तो बड़े टाइम के बाद इवेपोरेशन होगी। बड़े एक बीकर उठा के कहाँ रख दो, बाहर ओपन रख दो, ठीक है, चाहे शेड में रख दो, डायरेक्ट सनलाइट भी ना आए, इवेपोरेशन फास्ट हो जाएगी। क्यों? ब्रीज आ रहा है। ब्रीज ने क्या करना है, इस मॉलिक्यूल को कुछ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करनी है, इस मॉलिक्यूल ने वो एनर्जी कंज्यूम करनी है, स्टेट चेंज होनी है और इसमें क्या होना है, इवेपोरेट, ठीक है। ये हो रहा है, ये भी इवेपोरेट हो जाएगा, सारे होते जाएंगे। पहली टॉप लेयर गई, ये गई, फिर नई लेयर आ गई, वो भी गई, धीरे धीरे पानी क्या हो जाएगा, इवेपोरेट। ओपन एयर में ऐसा होता है, जैसे आजकल ड्राई एटमॉस्फेयर है, ठीक है, सराउंडिंग, बड़ी जल्दी इवेपोरेशन होती है। अगर यही बीकर के ऊपर मैंने लिड रख दी, कवर कर दिया, अब क्या होगा, कुछ मॉलिक्यूल जाएंगे बाहर, ठीक है, यहां पे जितनी भी स्पेस होगी सारी स्पेस मॉलिक्यूल के वेपर से कंप्लीट हो जाएगी, भर जाएगी। इसके बाद कुछ और मॉलिक्यूल जाएंगे बाहर, बताओ होगा पता क्या, यहां से जब क्या होना है, एक मॉलिक्यूल ने इधर से आना है, वहां पे जगह नहीं है, उसने अपनी जगह कंज्यूम करनी है, और कोई दूसरा मॉलिक्यूल जो ऑलरेडी वेपर था वो दोबारा क्या जाएगा, लिक्विड में, और हमें लगेगा लेवल क्या हो गया, सेम। हमें नजर आएगा लिक्विड का लेवल अब चेंज नहीं हो रहा, पहले इतना था, इतना हो गया, अब चेंज नहीं हो रहा। क्यों चेंज हो रहा, हमें लगेगा कि इवेपोरेशन रुक गई है, बट इवेपोरेशन कभी रुकती नहीं है, इट इज डायनामिक फॉर्म। डायनामिक का मीनिंग क्या हो गया, अगर ये सारी स्पेस फिल हो गई है तो मॉलिक्यूल कुछ बाहर जाएंगे, बट जो ओल्डर मॉलिक्यूल ऑलरेडी स्पेस ऑक्यूपाई करके बैठे हुए थे वापस आ जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मीनिंग होता है द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन कंटिन्यू, इवेपोरेशन भी हो रही है, सेम टाइम में लिक्विफिकेशन भी हो रही है, बट दोनों का रेट क्या हो गया, इक्वल। तो दोनों का रेट इक्वल हो गया तो ये सैंपल क्या लगेगा, डायल लेवल क्या हो जाएगा, फिक्स्ड हो जाएगा। और जब मॉलिक्यूल बाहर जाएंगे ये खाली स्पेसेस पे क्या एक्सर्ट करेंगे, प्रेशर अपनी स्पेस बनाने के लिए, और ये वाला मॉलिक्यूल जब नीचे आएगा तो वो भी क्या एक्सर्ट करेगा, प्रेशर। मॉलिक्यूल लिक्विड की टॉप मोस्ट लेयर के जो मॉलिक्यूल यहाँ पड़े होते हैं, ठीक है, इन्होंने एटमॉस्फेयर के ऊपर क्या लगाना होता है, प्रेशर लगाना होता है, और एटमॉस्फेयर इनके ऊपर क्या लगाता है, अपना प्रेशर लगाता है, ठीक है। जब ये दोनों प्रेशर क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ठीक है, तब इवेपोरेशन शुरू होती है, जब इसको बॉइलिंग भी कर देते हैं, ठीक है। बट अगर ये कंटेनर बंद है, ठीक है, और ये लेवल इक्वल में आ गया हुआ है, तब क्या होगा, जितना प्रेशर ये लगाएंगे उतने प्रेशर यहाँ से आना, नो फर्दर इवेपोरेशन, ठीक है। उस प्रेशर को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, ठीक है। तो सैचुरेटेड का मीनिंग होता है जो चीज फिक्स्ड हो गई हुई है। जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन पढ़े हो आप ना शुगर डिसॉल्व कर रहे हो वाटर में, तो शुगर पहले डिसॉल्व होगी, कहाँ गई, खाली स्पेसेस में। जब सारी खाली स्पेसेस फिल हो जाएंगी तो शुगर डिसॉल्व होगी, तो सॉल्यूशन क्या होगा, सैचुरेशन आ गई उसमें। ऐसे ही अगर इस कमरे में ये सारा बंद कर देते हैं, कंटेनर रखा हुआ है, वो कंटेनर सारा वाटर जितना आता है इवेपोरेट होके फिक्स सारी स्पेसेस कवर कर गया, इसके बाद और स्पेस बची कमरे में, तो पानी इवेपोरेट होगा, नहीं होगा। जब पानी ने फर्दर इवेपोरेट होना बंद कर दी क्लोज्ड कंटेनर में, तो क्या बोलेंगे, सैचुरेशन आ गई। और उस टाइम पे जो प्रेशर एक्सर्ट होता है कौन सा होता है, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखो कि व्हेन स्पेस अबव द लिक्विड इज क्लोज्ड, ठीक है, लिखा हुआ है ना, तो हमें कॉपी भी नोट करना है, स्पेस अबव द लिक्विड इज क्लोज्ड इट सून बिकम सैचुरेटेड विद द वेपर। सैचुरेटेड विद द वेपर का मीनिंग वो सारा जो एरिया है, वॉल्यूम है, वहां पे वेपर ही आ गए और वो फिल हो गए होंगे। एंड डायनामिक, वो वर्ड आया डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो सर्शन इधर में आ सकता है कि जब सैचुरेटेड वेपर प्रेशर होता है तो कौन सा इक्विलिब्रियम अचीव होता है, डायनामिक के स्टैटिक। डायनामिक का मीनिंग होता है कि ये प्रोसेस रुकी नहीं है, जितने मॉलिक्यूल बाहर जा रहे हैं उतने वापस आ रहे हैं,
जा रहे हैं आ रहे हैं, जा रहे हैं आ रहे हैं, रुक नहीं रही। दिस प्रोसेस इवेपोरेशन नेवर स्टॉप, ठीक है। बट जितने मॉलिक्यूल इवेपोरेट होते हैं उतने वापस भी आ जाते होते हैं, ठीक है। So pressure exerted by the vapor is called saturated vapor pressure, वो भी आपने। So the value of Sp and P depend only on temperature independent of external pressure। ये किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। अगर मैं नीचे इसको हीट कर दूं तो बताओ इवेपोरेशन रेट फास्टर हो जाएगा कि स्लो हो जाएगा? अगर हीट कर दें, देखो इस स्पेसिस नजर नहीं आ रही, बट हीट करेंगे पार्टिकल मॉलिक्यूल क्या करेंगे और पास आ जाएंगे, स्पेसिस नई जनरेट हो जाएंगे। तो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर विद द टेंपरेचर क्या होता है? इंक्रीज। और जब सैचुरेटेड वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया तब क्या हो जाती है? बॉइलिंग हो जाती है, ठीक है। याद रखना है, ठीक है। अच्छा बताओ, एग बॉईल करते हैं तो जब एग बॉईल करने होते हैं ना, पानी में नमक डालते हैं। वो नमक पता क्यों डालते हैं? पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 से 120, 125, 130 डिग्री तक लेके जाने हैं, ठीक है। नमक डालने का मेन एम क्या होता है? एग 100 डिग्री पे ना बॉयल हो जाएगा पानी में, बट इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। पानी पहले बॉयल होगा, हो सकता है एग अंदर से कच्चा ही रह जाए, बॉयल ना हो। हम चाहते हैं जल्दी बॉइलिंग हो, हीट भी कम लगे, ठीक है। तो हमने इसमें क्या डाल दिया? अब नमक डालने से पानी 100 डिग्री पे बॉयल ही नहीं हो रहा, पानी का बॉयल हो रहा है 120 पे, तब तक एग क्या होता है? कंप्लीटली बॉयल। तो ये है कि जब हम इम्प्योरिटीज ऐड कर देते हैं, इसमें इम्प्योरिटीज भी ऐड कर देंगे, ठीक है, तो आपका सैचुरेटेड वेपर प्रेशर भी क्या होता है? तो आपको टेम्परेचर भी क्या करना पड़ता है? और ज़्यादा। तो ठीक है, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो सैचुरेटेड वेपर प्रेशर भी इंक्रीज करता है, और जब एसटीपी एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो गया बॉइलिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर होगी, ठीक है। ऐसे ये हमने पढ़ा सैचुरेटेड वेपर प्रेशर बॉइलिंग कब होती है, और जब बॉइलिंग शुरू होती है ना तो कोई भी मॉलिक्यूल, सिर्फ टॉप वाले मॉलिक्यूल ही बाहर जाते हैं, कोई भी मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर बाहर चला जाता है, ठीक है। बट जब इवेपोरेशन होती है ओनली सरफेस मॉलिक्यूल कम आउट। अच्छा नेक्स्ट हॉट फ्रोस्ट। इसकी एग्जांपल है समर्स में ना या विंटर्स में, देख लो अर्ली मॉर्निंग गार्डन में जाओ, जो लीव्स होते हैं ना प्लांट्स के, उनके ऊपर ना ड्रॉपलेट्स होते हैं समर्स में, और विंटर में क्या होती है? हल्की हल्की थिन लेयर ऑफ आइस। वो बड़े कम टाइम के लिए होती है, 3-4 सेकंड के लिए होती है। अर्ली में बहुत ठंड पड़ जाती है, उसका ऐसे फील करो, आपको लगेगा कि आई ग्लासी आइस है, वो फ्रॉस्ट है। उसका मीनिंग पता है क्या हुआ? डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में जो मॉलिक्यूल थे वाटर के वेपर, वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो गए? सॉलिड में। इसको क्या बोलते हैं? हॉट फ्रॉस्ट। रिवर्स ऑफ किसका रिवर्स? ये सब्लिमेशन। और जब स्नोफॉल होती है, स्नोफॉल में यही होता है, ठंड इतनी होती है कि क्लाउड में जो पानी होता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है? सॉलिड, ठीक है। वेपर, क्लाउड्स में वेपर होते हैं ना, तो वेपर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? पानी में, तब जाके रेनफॉल होता है। बट अगर वेपर डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो गए? आइस में, तो क्या होगा? स्नो, ठीक है। ये वाला पेज पे लिया। अच्छा देखो टॉपिक है हमारा जूल्स लॉ, ठीक है। तो ये क्लास 10 में किया हुआ आपने जूल्स लॉ के, व्हेनेवर करंट पढ़ा हुआ ना आपने। एक कोई भी डिवाइस हो, आपका फोन ही है, यूज करोगे, कंज्यूम करोगे तो गर्म हो जाता है ना फोन थोड़ी देर। क्यों होता है? व्हेनेवर देयर इज अ करंट देयर इज अ हीटिंग इफेक्ट। ये जूल्स लॉ क्लास 10 में किया था। इसके फॉर्मूले भी आपने पढ़े थे कि वर्क डन के ऊपर छोटा सा मोटा आपको न्यूमेरिकल देख लो, नंबर का आंसर है कि वर्क डन क्या होता था? पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज फ्लो, ठीक है। फिर होता था VIT, T क्या होता है? टाइम टेकन, I क्या होता है? करंट, V क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, फिर होता है V² बाय रेजिस्टेंस इनटू टाइम, फिर एक होता है करंट स्क्वायर इनटू रेजिस्टेंस इनटू टाइम। ये फॉर्मूले आपने क्लास 10 में सारे किए होंगे, ठीक है। यहाँ पे ना एक वर्ड है, ठीक है। ये तो मैंने सिंपल सा बता दिया आपको कि जूल्स लॉ ऑफ हीट क्या था। अब यहाँ पे जूल्स लॉ वो क्या है? देखो हमने जो वर्क करते हैं ये फॉर्मूले किसके लिए? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए खत्म हो गया। अब यहाँ पे आते हैं, कहते हैं जो वर्क होता है ना आपका, कौन सी यूनिट्स में कौन काउंट होता है? ठीक है। बट जो हीट होती है उसके यूनिट्स क्या होते हैं? कमर्शियल यूनिट्स होते हैं कैलोरी। ऐसे जूल ही है, बट यहाँ पे क्या होता है? आप अगर कोई भी बिस्किट कंज्यूम करो या कोई भी एनर्जी ड्रिंक पियो, उसके पीछे ना लिखा होता है कि इसमें कितनी एनर्जी है, बोले KCAL, किलो कैलोरीज। एनर्जी, हीट, ये सारी कैलोरीज में काउंट होती है, ठीक है। अब ये टॉपिक ये सिर्फ इतना कहता है कि W = JQ,
ठीक है। एक जूल आपने 10th में पढ़ा, वो मैंने बता दिया। दूसरा जूल लॉ क्या कह रहा है कि आपने जो वर्क किया वो जूल्स में किया, बट आपकी हीट किस में आएगी, कैलोरीज में। तो इन दोनों को, कैलोरी और जूल को आपस में रिलेट करने वाला कौन है, जूल्स। मैकेनिकल ये लिखा ना, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। तो जे क्या है, मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट। इट इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी कोई नहीं है, जस्ट ए नंबर, ठीक है। और कन्वर्ट आगे ना कन्वर्जन फैक्टर। कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि 1 मिलीमीटर कितना होता है, 10 पावर माइनस 3 मीटर होता है ना। तो ये जो 10 पावर माइनस 3 ये कौन है, इट्स जस्ट ए कन्वर्जन फैक्टर। 1 सेंटीमीटर में 10 पावर माइनस 2 मीटर है कन्वर्जन फैक्टर। ऐसे जूल्स को कैलोरी में चेंज करने के लिए कन्वर्जन फैक्टर का यूज करते हैं, कैपिटल जी, ठीक है। तो वैल्यू लिखी है कैपिटल जे की, कितना होता है, 4.2 जूल पर कैलोरी या 4.2 10 पर 7 अर्ग पर कैलोरी। बट ये क्वेश्चन आपको आता है 1 मार्क में कि मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है एसआई यूनिट्स में एंड सीजीएस में। एसआई में ये है, सीजीएस में, ठीक है। एग्जांपल दी हुई है कि काइनेटिक एनर्जी बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन गेट कन्वर्टेड हीट और स्ट्राइक टारगेट। बुलेट जब फायर करते हैं तो टारगेट को वॉल को या किसी टारगेट हिट करेंगे और हीट हो जाएगा। इसका मीनिंग उसका कितना अमाउंट ऑफ वर्क किसमें कन्वर्ट हो गया, हीट में। तो अगर आपने वो आंसर निकालना तो जे से क्या करोगे, मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी पहले। अब हमारा अगला टॉपिक हीटिंग कर्व, इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। पेपर में सिंपल पूछ रहे हैं एक्सप्लेन द हीटिंग कर्व ऑफ वाटर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा सिंपल। तो हीटिंग कर्व ऑफ वाटर पढ़ते हैं। जीरो क्या शो कर रहा है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। आपने टाइम नोट कर रहे हो, हीट करी जा रहा है, टाइम बढ़ रहा है, T1 टाइम में क्या हो रहा है, देखो टेंपरेचर कितना आ गया, कैपिटल T1। ये टेंपरेचर इंक्रीज किया है। जब टेंपरेचर इंक्रीज करता है बताओ स्टेट चेंज होती है, टेंपरेचर चेंज होता है, तो क्या स्टेट चेंज होनी है। आइस जब तक कंप्लीटली मेल्ट नहीं करेगी तो टेंपरेचर सेम रहेगा, 0 डिग्री होगा कि बढ़ता जाएगा। जब तक स्टेट चेंज नहीं होती तो टेंपरेचर क्या रहता है, और जब स्टेट चेंज होनी शुरू होती है तो टेंपरेचर क्या होता है, फिक्स। तो बताओ पहले सॉलिड स्टेट है, O से A तक टेंपरेचर बढ़ रहा है ना, स्टेट चेंज नहीं हो रही, बट A से B तक टाइम आगे जाए जा रहा है, हीट हम प्रोवाइड कर जा रहे हैं, बट टेंपरेचर चेंज, तो यहाँ पे क्या होगी, मेल्टिंग या फ्यूजन। फिर B से C तक क्या हुआ, लिक्विड फॉर्म था, टेंपरेचर चेंज हो रहा है, गर्म होनी चाहिए, पर स्टेट चेंज। फिर B टू D में क्या हुआ, वॉल्यूम। अच्छा, इसको वेपराइजेशन इवेपोरेशन नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, बिकॉज इट इज नॉट अकरिंग एट रैंडम टेंपरेचर, वी आर प्रोवाइडिंग हीट। और लास्ट में डी पे क्या होगा, गैस हीट होनी शुरू हो गई थी, गैस के बाद नेक्स्ट चेंज आती नहीं, ठीक है। अच्छा, ये चीज क्लियर होगी भाई। तो ये था हीटिंग कर्व। तो हीटिंग कर्व में आपने बनाना है, एक्सप्लेन ही करना होता है। अच्छा, यहाँ पे जो हीट आती है O2A, O2A में जो हीट होगी उसका फॉर्मूला क्या होगा, मैथमेटिक्स O2A, अपनी कॉपी पे लिख लो ना। O2A में जो भी हीट प्रोवाइड करोगे वो क्या होगा, मास इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ सॉलिड इनटू डेल्टा T। क्या आएगा, मास ये होता है ना ms डेल्टा T हीट, बट कब यूज करते हैं, जब टेंपरेचर चेंज करता है। और डेल्टा T की वैल्यू कितनी आएगी इस केस में, टेंपरेचर कहां से कहां तक है, 0 से, तो T1 T, ठीक है। और फिर AB में क्या हुआ, मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो Q ml कब यूज करते हो, m into l कब यूज करना है, m into l यूज करना है जब स्टेट चेंज हो रही है। कौन सा लगाना है यहाँ पे, मेल्टिंग हो रही है ना, तो कौन सा है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा, तो BC में क्या आएगा, BC में तो लिक्विड है, तो m स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, और टेंपरेचर चेंज कितना आया, T2 T1, ठीक है। अगर आप पेपर में ये प्लॉट करते हो, ये वैल्यू लिखते हो तो नंबर पूरे मिलते हैं, ठीक है। फिर C टू D में क्या हुआ, स्टेट चेंज हुई है कि नहीं हुई, तो ये क्या है, वेपर बन रहा है ना, सो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये नोट करो। और D टू E में
तो D2E में m स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस और टेम्परेचर उन्होंने बताया नहीं है, कोई T3 माइनस T2 कर दो, ऊपर जाके कोई टेम्परेचर T3 होगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के लिए भी फॉर्मूला याद रखते हैं कि न्यूमेरिकल जब हीट गेन या लॉस आता है तभी ऐसी चीजें चलती हैं। तो टेम्परेचर चेंज होता है तो m स्टेटेड ही, टेम्परेचर कांस्टेंट है, स्टेट चेंज हो रही है तो ml, ठीक है। कौन से स्टेट चेंज, देखो सारी वैल्यूज अलग है, S सॉलिड, S फ्यूज, S लिक्विड, L फ्यूजन, L वेपराइजेशन, S गैस, ये वैल्यू पेपर में न्यूमेरिकल में गिवन होती है। कौन सी वैल्यू कहां अप्लाई करनी है वो आपने सोचो, ठीक है। वहां लिखा होगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये ना हो कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन यहां पुट कर दो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहां पुट कर दो, सिंपल दो, ठीक है। तो उनकी नेम एग्जैक्टली पढ़ लेने, कौन सी हीट कहां पे बोली हुई है। अब जो मैंने एक्सप्लेन किया वो देखो आ गया सर, पहला फॉर्मूला आ गया ना MsMCs। अच्छा ये CS लिख रहे हैं, स्पेसिफिक का सिंबल S यूज करते हो मास के लिए, C यूज करते हो नंबर ऑफ मोल्स के लिए, यहाँ पे C यूज किया हुआ है, मास किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने S यूज करना है, ठीक है। अगर हीट है वहां पे क्या कर रहा है, रेट ऑफ हीट सप्लाई, रेट ऑफ हीट सप्लाई मतलब पावर, तो पावर क्या होती है, एनर्जी पर टाइम टेकर, तो कल को हो सकता है टाइम टेकर भी आ जाए, बन गया फॉर्मूला, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ग्राफ आया डेल्टा T बाई टी स्लोप, तो ग्राफ में चीज मिस होगी वो भी कर देते हैं, इस ग्राफ पेपर में ग्राफ को प्रोवाइड करके वो स्लोप पूछ लेंगे। जैसे टाइम ग्राफ था, ये T था ना, तो T1 टाइम और ये क्या था कैपिटल T, इनका स्लोप निकालना है, तो स्लोप क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, और वर्क को कितना आ रहा स्लोप, ये स्लोप किसके इक्वल आ रहा है, तो जो हीट सप्लाई थी पहले केस में वो ये थी ना m सॉलिड T1, और डेल्टा Q क्या किया, P इनटू टाइम कितना T1, ये भी लिखो। तो सिंपल से क्वेश्चन था पेपर में आते होते हैं, T1 बाय स्मॉल t1 कम्स आउट विद पावर फॉर्म, ठीक है। तो स्लोप से ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं, स्लोप हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। नोट्स में जो चीजें लिखी हुई हैं एटलीस्ट आपको फॉर्म स्टार्ट करना पड़ेगा। और एंड में देखो इसका बेनिफिट क्या है कि आप स्लोप यहां से निकाल लोगे ग्राफ से, जो आप बर्नर यूज कर रहे हो उसकी कितनी पावर है, अगर आप इलेक्ट्रिकल स्टोव यूज कर रहे हो तो उसकी पावर कितनी है वैल्यू पुट करोगे, आपने मटेरियल का मास कितना यूज किया था वो भी गिवन है, तो निकाल के लोगे स्पेसिफिक हीट। So this method is used to calculate the specific heat, लिख लो नीचे। So this method and plotting used to calculate specific heat and of a sample, किसी भी सैंपल की अगर स्पेसिफिक हीट फाइंड आउट करनी है तो ये मेथड यूज करते हैं स्लोप निकालने, ठीक है। तो ये रीजन कब काम आएगा, तो स्टेट चेंज नहीं हो रही, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। दिस मेथड यूज्ड टू कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सैंपल। अब देखो रीजन ए की, अब रीजन ए की कौन सा था, ये था O2A, A to B है, अब ये रीजन, इसकी स्लोप ही नहीं है ना स्लोप इसकी, इसमें भी Q क्या यूज किया, मैंने फॉर्मूला बताया ना, Q क्या था, M इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यहाँ आ जाएगी, पावर वो कैसे है वो देखो, अब जब आप इस टेम्परेचर तक पहुंच गए हो, यहाँ पे टाइम कितना हो गया T2, तो A to B तक जब जाना था तो हीट कंज्यूम कितनी हुई, पावर इनटू टाइम टेकन, और वो क्या है ml, ठीक है। आपने वॉच यूज कर रहे हो, स्टॉप वॉच, कब स्टेट चेंज होनी शुरू हुई थी, कब तक चेंज हो रही है, जब तक टेम्परेचर चेंज, यहाँ पे नोट किया कि भाई 10 सेकंड हो गए टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, 10 सेकंड में टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, टाइम लिखा, पावर मोटर पे लिखी हुई है, डिवाइस पे कितनी है, और मास आपको सैंपल का पता है, लेटेंट हीट निकल जाएगी। सो यू कैन कैलकुलेट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूजिंग दिस प्लॉट आल्सो, ठीक है। बट इसमें स्लोप नहीं निकालते, स्लोप कब निकालते हैं, स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए, तो लिख लो अपनी कॉपी पे, स्लोप यूज्ड टू कैलकुलेट स्पेसिफिक हीट फ्रॉम दिस ग्राफ and latent heat used to calculate latent heat calculated by calculating the length, ये जो length है ना, आप देखो ध्यान से, सिर्फ आपने क्या फाइंड आउट किया, टाइम टेकन, ठीक है। लैब में
जो आप हीटर इंडक्शन कुकर यूज करते हो ना, ठीक है, लैब में हमारे पास क्या होता है, फिजिक्स लैब में बर्नर्स नहीं होते, हम उसको ना हीटिंग एलिमेंट से करते हैं। हीटिंग एलिमेंट की कितनी पावर होती है पता है, ठीक है। टाइम टेकन आपने क्या किया, नोट किया है। मास आपको पता था, फ्यूजन निकालोगे तो इसका मीनिंग लिखा ना वहां पे, यू नीड लेंथ ऑफ द लाइन AB, कि ये लाइन लेंथ जितनी लॉन्गर होगी एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। लाइन जितनी छोटी होगी, तो ये लिख लिया है आपने। तो ग्राफ एक बार बाहर देख लेते हैं, ये देखो बेटे, देखो इधर ये लेंथ शॉर्टर है, ये क्या है, लॉन्गर। तो इसका मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन या बॉइलिंग ज्यादा। इसकी स्लोप ज्यादा है, इसकी थोड़ी कम है, और इसकी बहुत ही ज्यादा स्लोप है। स्लोप ज्यादा होगी तो स्पेसिफिक हीट ज्यादा है। तो पेपर में ग्राफ दे देंगे और कहेंगे भाई अरेंज द स्पेसिफिक हीट इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे कम स्लोप किसकी है, लिक्विड वाले की। ये ऐसे अरेंज लाइन, ठीक है ना, सॉलिड उससे थोड़ा ज्यादा है, ठीक है, और गैस वाला क्या है, सबसे ज्यादा, ठीक है। तो पेपर में होगा तो ग्राफ ही आ जाए, और ग्राफ में कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। और ये लेंथ क्या शो कर रही है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये क्या शो कर रही है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जितनी लॉन्गर लेंथ होगी उतनी वेपराइजेशन की जो लेटेंट हीट यूज करनी है मोर होगी, ठीक है। तो अपनी कॉपी लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन, so very important question on heating curve, very important question on heating curve, पेपर में आने ही होता क्वेश्चन, ठीक है। तो एग्जामिनर क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन कैसे डाल देगा, ग्राफ ही दे देगा आपको और पूछेगा इसकी केस में लेटेंट हीट किसकी ज्यादा है, लेटेंट हीट कम किसकी है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाते होते हैं पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट आगे ये सारा जो एक्सप्लेन किया, जैसे मैंने रीजन OA एंड OB एक्सप्लेन किया है, OA एंड AB, वैसे ही आगे भी है एक्सप्लेन, सारे हो गए, ठीक है। लास्ट टॉपिक चैप्टर, इसका चैप्टर खत्म है, ये टॉपिक खत्म आ रहा है। फिर हमारा ट्रांसमिशन ऑफ हीट एंड थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल्स आ जाएंगे, फर्स्ट क्लास सेकंड में, ठीक है। फेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये थ्योरी वाला टॉपिक है, इसके ऊपर नहीं क्वेश्चन, इसके ऊपर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल नहीं है। फेज क्या होता है, डिफाइंड एज इट फॉर्म व्हिच इज होमोजेनियस। होमोजेनियस पता ना आपको क्या होती है, सेम स्टेट हो, कोई डिस्टिंक्शन ना हो, कोई डिफरेंस ना हो, यूनिक हो, एवरीवेयर इट इज आइडेंटिकल। जैसे ये आपको डस्टर है, ये वुड है, वुड पे लाइंस नजर आ रही है, आ रही लाइंस नजर, तो ये होमोजेनियस नहीं है, ठीक है। बट जैसे हमारा पानी है, क्रिस्टल क्लियर वाटर, हर जगह पानी में कोई डिस्टिंक्शन नजर नहीं आ रही, क्लीन वाटर, तो क्या होमोजेनियस। मिल्क क्या है, अपीयर टू बी होमोजेनियस बट इट इज एक्चुअली नॉट, क्योंकि मिल्क के ऊपर जो क्रीम मलाई आ जाती है ना, फिर सेपरेट कर सकते हो होमोजेनियस थिंग्स को, यू कांट सेपरेट, ठीक है। तो फिजिकली डिस्टिंक्ट एंड मैकेनिकली सेपरेबल फ्रॉम वन अनदर फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस। मतलब क्या हो, पानी में आइस आ गई तो क्या पानी और आइस को सेपरेट कर सकते हो, पानी और आइस को सेपरेट कर सकते हो, यस। पानी अनदर फेज है, आइस अनदर फेज है, ठीक है। तो फेज डायग्राम आई, तो जैसे भी हीट के ऊपर है ऐसे ही फेज डायग्राम आती है। तो फेज डायग्राम बनाते हैं किसमें है, पहला क्वेश्चन, इट इज प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर एंड टेंपरेचर, ठीक है। जो हमने हीट कर्व बनाते हैं, या हीट कर्व, टेंपरेचर एंड टाइम। बेटे पेपर में बच्चे क्वेश्चन करके आते हैं, ये प्लॉट ही नहीं करते, लिखते ही नहीं, उसके नंबर कटते हैं, ठीक है। हीटिंग कर्व पेपर में आता है 1 मार्क क्वेश्चन, हीटिंग कर्व इज प्लॉटेड बिटवीन व्हिच टू क्वांटिटीज, फेज कर्व प्लॉटेड बिटवीन व्हिच टू क्वांटिटीज। तो फेज कर्व प्लॉटेड बिटवीन प्रेशर एंड टेंपरेचर, और हीटिंग कर्व किसमें प्लॉट होता है, टेंपरेचर एंड टाइम। हीटिंग कर्व क्लियर हो गया ना सारा, स्लोप निकालनी आ गई, लेंथ निकालनी आ गई, ठीक है। अच्छा, इसमें प्लॉटिंग बता दी। फिर कहते हैं कि रीजन ऑन द फेज, देखो रीजन जो बात कर रहा है वो लिखेगा ना कहीं पे रीजन, तो रीजन क्या है 2D, रीजन क्या है 2 डायमेंशन स्पेस। और अगर कहीं पे लिखेगा कर्व, तो इट इज लाइन, कर्व क्या है, लाइन। लाइन 1 डायमेंशन होती है ना, कोई थिकनेस नहीं होती। तो आपने याद रखना है कि जो रीजन है, रीजन रिप्रेजेंट द फेज ऑफ द सब्सटेंस, क्या रिप्रेजेंट करता है, फेज। एक रीजन है लिक्विड, एक रीजन है सॉलिड, एक रीजन होगा गैसियस। बट दो रीजन में लाइन है, मान लो ये सॉलिड है और ये गैस है, ये लाइन जा रही है, ये वाला रीजन सॉलिड है, ये वाला रीजन क्या है, गैस। ये लाइन क्या है, इक्विलिब्रियम। लाइन क्या है कि भाई इस लाइन से जस्ट पीछे सॉलिड है, जस्ट आगे क्या है, गैस है। मतलब ये
स्टेट चेंज को शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है ये लाइन? स्टेट चेंज को। एक जने प्रेशर इतने टेंपरेचर में स्टेट क्या हो रही है? चेंज हो जानी है। ठीक है, तो लिखा हुआ है ना, कर्व रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम बिटवीन द टू फेसेस एंड अ कॉमन पॉइंट। जैसे यहां पे जाके लिक्विड आ गया, क्या आ गया यहाँ पे? तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन, ये सॉलिड और लिक्विड में इक्विलिब्रियम, ये वाली लाइन किसमें है? लिक्विड है, और ये लाइन सॉलिड और, बट ये पॉइंट एक पॉइंट है, इसको बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। क्या बोलना है इसको? तो हमने पढ़ा था ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? ट्रिपल पॉइंट क्या चीज होती है? ट्रिपल पॉइंट इज द टेंपरेचर एट व्हिच सॉलिड, लिक्विड, गैस थ्राइस एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। मतलब